हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी वंस अगेन। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई जो है उसको स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 5 है आपका ये, जिसमें हमने इससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सप्लाई शेड्यूल, इसके दो पार्ट हैं, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ये हम देख चुके थे। फिर उसके बाद हमने देखा था जब हम इस शेड्यूल को कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं तो इट इज कॉल्ड सप्लाई कर्व। तो यहाँ देख रहे हैं जो सप्लाई कर्व वो भी दो पार्ट डिवाइड है। क्यों है? क्योंकि जो सप्लाई कर्व है वो सप्लाई शेड्यूल का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, और सप्लाई शेड्यूल जो वो दो पार्ट में होते हैं, एक तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो जब हम दोनों ही शेड्यूल को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें जो ग्राफ मिलेंगे, डायग्राम मिलेंगे, वो भी दो अलग टाइप के मिलेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है, तो कैसे इसको बनाते हैं हमने इसके बारे में डिटेल में समझा था, और ये जो एग्जांपल है मार्केट सप्लाई कर्व का वो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। तो अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आप पहले उस वीडियो को जरूर देखें। और हम इस वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं तो जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो आपको अच्छे समझ में आ सकें। ठीक है, तो इस वीडियो में आज जो हम यहाँ पर समझेंगे वो है सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन क्या है वो हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने डिमांड फंक्शन के बारे में रिप्रेजेंट किया है, डिमांड फंक्शन तो उसके बारे में अच्छे से समझा था। तो डिमांड फंक्शन रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। यानी किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड और उसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं या जो फैक्टर्स है उसको अफेक्ट करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कमोडिटी की डिमांड और उसके जो अदर फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, वो कहलाता है यहाँ पर सप्लाई फंक्शन। ठीक है, फंक्शन वर्ड क्या है? फंक्शन डिनोट्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। सपोज हम यहाँ पर लिखते हैं x इज द फंक्शन ऑफ y, तो यहाँ पर दो वेरिएबल हो गए x एंड y, दो अलग अलग वेरिएबल है। पर ये ध्यान रखना, जब कभी हम फंक्शन लिखते हैं तो जो राइट साइड का जो वेरिएबल होता है इट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ये हमेशा स्वतंत्र चर होता है, चेंज हमें इसमें देखने को मिलता है। और जो अपने लेफ्ट साइड में होता है वो होता है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू y पर डिपेंड करेगी। हम y की अलग अलग वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें x की अलग अलग वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। और अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x, अगर हमने इसको इस प्रकार से लिखा है तो उस कंडीशन में y की वैल्यू हमेशा किस पर डिपेंड करेगी? x पर डिपेंड करेगी। ओके, तो यहाँ पर हम सप्लाई फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो इट स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। ये इसके सभी डिटर्मिनेंट्स हैं। यहाँ पे दो अलग वेरिएबल्स हो गए है ना, मैंने बताया आपको x इज द फंक्शन ऑफ y। तो यहाँ पर जो राइट साइड में y है, मतलब ये वाले सभी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इनमें चेंज आएगा, उसका इफेक्ट जो है वो x पर आता है। तो यहाँ पर इनमें अगर चेंज आता है उसका इफेक्ट किस पर आएगा? उस x क्वांटिटी की सप्लाई पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने बहुत सारे इसके डिटर्मिनेंट्स लिखे हैं, पी आर, पी एक्स, पी आर, पी एफ, एन एफ, जी, टी, ई एक्स, जी पी, ये सभी क्या हैं उन सभी को हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो को छोड़ के जाना नहीं, अच्छे से समझना है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं या नहीं देखते हैं तो ये जब भी डिटर्मिनेंट्स जो एग्जाम पूछते हैं आप अच्छे से इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसमें जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं अच्छे से उनको समझें। फिर आगे इस पार्ट में हम समझेंगे लॉ ऑफ डिमांड क्या, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अलग अलग यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स हैं उन सभी डिटर्मिनेंट्स की फुल फॉर्म है क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एस एक्स जो है वो सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, एफ क्या डिनोट कर रहा है? फंक्शनल रिलेशनशिप दोनों के बीच में जो डिटर्मिनेंट्स हैं और जो कमोडिटी की सप्लाई, इन दोनों के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। पी एक्स रिप्रेजेंट्स प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, पी आर रिप्रेजेंट्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एन एफ रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ फर्म्स, पी एफ रिप्रेजेंट्स प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जी रिप्रेजेंट्स गोल ऑफ द फर्म, टी रिप्रेजेंट्स टेक्नोलॉजी, जो फर्म यूज कर रही है वो टेक्नोलॉजी, ई एक्स रिप्रेजेंट एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, जो कमोडिटी की जो आगे प्राइस होने वाली है वो यहाँ पर डिपेंड है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं भविष्य में, फ्यूचर में। एंड जीपी रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है वो भी फर्म के सप्लाई को अफेक्ट करती है। ओके, तो अब हम इन सभी डिटर्मिनेंट्स को एक एक करके यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में सबसे फर्स्ट जो है वो है प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, कौन सा यहाँ पर? डायरेक्ट। तो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाई।
जनरली हायर द प्राइस, जब हम देखते हैं मार्केट में किसी कमोडिटी की प्राइस अगर ज़्यादा होती है, ठीक है, बढ़ती है, तो उस कंडीशन में उस कमोडिटी की जो सेल है, जो सप्लाई है, क्वांटिटी सेल है, वो भी मार्केट में बढ़ जाती है, क्योंकि प्रोड्यूसर सोचते हैं कि मार्केट में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उस कंडीशन में उस कमोडिटी की प्राइस अगर मार्केट में इंक्रीज होती है तो वो अपने गोडाउन में से ज़्यादा माल मार्केट में सेल करने के लिए निकाल देते ताकि उनको प्रॉफिट हो। तो जनरली यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है, ठीक है। एंड लोअर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी सप्लाईज, ठीक है, जस्ट इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, एंड जब प्राइस डिक्रीज होगी तो उस कंडीशन में सप्लाई जो वो भी डिक्रीज होगी। तो ये कुछ इस प्रकार रिलेशनशिप हमें यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसका डिटर्मिनेंट्स है, वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स भी दो प्रकार की होती हैं, हम देखा था चैप्टर नंबर 2 में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स, फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और अभी तक उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देखें। तो यहाँ पर देखते हैं 2 प्रकार की सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर सब्स्टिट्यूट गुड है तो क्या रिलेशनशिप होगा? नेगेटिव। कैसे? द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन गुड एंड सप्लाई ऑफ अदर गुड। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन गुड एंड सप्लाई ऑफ अदर गुड। एग्जाम्पल दे रखा है सब्स्टिट्यूट गुड का, यहाँ पर समझे कि जब मार्केट में कोई सेलर जो है पेप्सी एंड कोक दोनों की सप्लाई करता है, दोनों को मार्केट में सेल करता है, और उस कंडीशन में अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ जाती है तो जाहिर है उस कंडीशन में किसकी सप्लाई को बढ़ाएगा? वो पेप्सी को। क्यों? क्योंकि मार्केट में पेप्सी की प्राइस बढ़ गई है। और अगर वो कोक की भी, कोका कोला की भी वो मार्केट में सेल करता है, सप्लाई करता है, तो उसकी सप्लाई को वो डाउन कर देगा। क्यों? दोनों सब्सिट्यूट गुड है। जाहिर है अगर कोका कोला नहीं है, कोक नहीं है, तो पेप्सी से काम चलाएंगे लोग। तो उस कंडीशन क्या देख रहे हैं कि कोई प्रोड्यूसर सब्सिट्यूट गुड की सप्लाई करता है, तो उस कंडीशन में अगर एक गुड की प्राइस इंक्रीज होती है तो पर्टिकुलर उस गुड की जो वो सप्लाई बढ़ा देता है, और दूसरी गुड जो है उसकी सप्लाई को वो रोक देता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर देखना है कि रोक देता है तो यहाँ पर कोका कोला की सप्लाई जो है वो भी अफेक्ट होगी ना। क्यों? क्योंकि वो कोका कोला की सप्लाई को मार्केट में कम कर रहा है, पर प्राइस किसकी चेंज हुई? पेप्सी की। तो उस कंडीशन देख रहे हैं कि जो रिलेटेड गुड्स हैं, मतलब कोका कोला की जो सब्स्टिट्यूट गुड है पेप्सी, उसकी प्राइस, पेप्सी की प्राइस कोका कोला की डिमांड, कोका कोला की सप्लाई को यहाँ पर अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी जब पेप्सी की प्राइस बढ़ी तो कोका कोला की सप्लाई वो कम हो गई। क्यों हुई? क्योंकि मार्केट में कोका कोला की सप्लाई को कम करके प्रोड्यूसर पेप्सी की सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं। उसी प्रकार से हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम ले लें पर्टिकुलर किसी प्रकार का कोई प्रिंटर है, ठीक है। इस प्रिंटर में जो इंक यूज होती है या जो कार्ट्रेज यूज होती है, कार्ट्रेज, अगर इस प्रिंटर की प्राइस मार्केट में बढ़ती है तो जाहिर इस प्रिंटर की सप्लाई जो भी मार्केट बढ़ेगी। अगर सप्लाई बढ़ेगी तो उस कंडीशन में इसमें जो इंक यूज होती है या फिर इसकी जो कार्ट्रेज है उसकी सप्लाई भी मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इंक की सप्लाई बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि प्रिंटर की प्राइस मार्केट में बढ़ गई है, प्रिंटर की सप्लाई बढ़ेगी तो जाहिर है प्रिंटर का यूज ज़्यादा होगा तो इंक का यूज भी ज़्यादा होगा। तो उस कंडीशन में देख सकते हैं जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप में देखने को मिलता है। यानी प्रिंटर की प्राइस बढ़ रही है तो उस कंडीशन में इंक की सप्लाई को इंक्रीज किया जा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं जो फैक्टर्स प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, वो सभी इसमें आ जाते हैं। उनकी प्राइजेस क्या हैं, वो भी पर्टिकुलर किसी कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इफ द फैक्टर प्राइस डिक्रीजेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो रिड्यूसेस, अकॉर्डिंगली द मोर ऑफ द कमोडिटी सप्लाई इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस। ये क्यों होता है? देखो, जब मार्केट में फैक्टर्स, लेबर की प्राइस यानी वेजेस, लेबर की जो वेज है वो अगर डाउन हो जाए, वो घट जाए, तो उस कंडीशन क्या हो सकता है? पहले अगर वो 5 लेबर यूज कर रहा था, अब वो 7 लेबर यूज कर सकता है। जब लेबर का यूज बढ़ जाएगा यानी फैक्टर्स का यूज बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन क्या होगा? प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। सेम एज इट इज, कोई प्रोड्यूसर किसी रॉ मटेरियल को परचेस करता है, ठीक है, रॉ मटेरियल को वो परचेस कर रहा है और उस रॉ मटेरियल की जो प्राइस है वो मार्केट में कम हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है। तो उस कंडीशन क्या होता है? जहां पहले वो 100 क्विंटल यूज कर पा रहा था रॉ मटेरियल, वो
150 क्विंटल यूज़ कर पाएगा। जब रॉ मटेरियल ज़्यादा हो जाएगा तो जाहिर प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो सिंपल सा रिलेशनशिप है कि जब कभी फैक्टर प्राइजेस इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है। यानी जब फैक्टर प्राइजेस कम हो जाती है तो उस कंडीशन में प्रोड्यूसर का जो फंड होता है पर्टिकुलर, उस फंड में से अब ज़्यादा वो जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनका यूज़ कर सकता है। जब फैक्टर प्रोडक्शन का यूज़ बढ़ेगा तो जाहिर है सप्लाई भी बढ़ेगी। और जब प्राइजेस बढ़ जाती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाए, वेजेस बढ़ जाए, इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ज है वो बढ़ जाए, रेंट बढ़ जाए, इंटरेस्ट बढ़ जाए, तो उस कंडीशन क्या होगा, उस पर्टिकुलर जो उसके पास जो फिक्स फंड है उस पर्टिकुलर फंड में से अब वो कम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर पाएगा, पहले से कम लेबर यूज़ कर पाएगा, पहले से कम लेबर यूज़ कर पाएगा, पहले से कम रॉ मटेरियल यूज़ कर पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज़ कर पाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट नंबर ऑफ फर्म्स। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ फर्म्स की। मार्केट में अगर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाते हैं, फर्म की संख्या बढ़ जाए तो जाहिर है सप्लाई भी तो बढ़ेगी ना। आप हम सभी जानते हैं पहले 2 फर्म्स थी और वो बढ़कर हो गई अब 3, तो जाहिर है उस कंडीशन सप्लाई बढ़ जाएगी क्योंकि मार्केट में एक फर्म और बढ़ गई है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में बढ़ते हैं तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है और नंबर ऑफ फर्म्स डिक्रीज होते हैं तो सप्लाई भी डिक्रीज होती है। सपोज पर्टिकुलर किसी सीजन में सभी फार्मर जो हैं वो सभी दूसरी फसलें बोने के बजाय सिर्फ मक्का बोने लग जाएं या सिर्फ गेहूं बोने लग जाएं, तो उस कंडीशन में पर्टिकुलर गेहूं या मक्का की सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। साफ सी बात है। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जब नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसी प्राइस पर मार्केट में कमोडिटी की प्राइस तो कांस्टेंट रहेगी पर पहले से ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी। यानी फर्म का जो सप्लाई का पहले S1 था अब हो जाएगा वो S2। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में फर्म में बढ़ गई तो प्राइस तो रहेगी कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं आएगा, पर मार्केट में जो सप्लाई है टोटल वो पहले OQ थी वो बढ़कर OQ1 हो जाएगी क्योंकि मार्केट में फर्म में अब बढ़ चुकी है, जो टोटल सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं हम गोल ऑफ द फर्म। फर्म का उद्देश्य क्या है वो भी यहाँ पर डिपेंड करता है। फर्म किस गोल से लेकर चल रही है। फर्म का जो मेन गोल है वो है मैक्सिमम प्रॉफिट। जब वो प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहती है तो उस कंडीशन में क्या करेगी, मोर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विल बी ऑफर्ड एट हायर प्राइस। यानी जब मार्केट में प्राइस बढ़ेगी तभी वो ज़्यादा ज़्यादा सप्लाई करने के लिए तैयार होगी। और इसके बजाय फर्म का जो है वो उद्देश्य, वो गोल है ज़्यादा ज़्यादा सेल करना, तो उस कंडीशन क्या होगा, फर्म उसी प्राइस पर, सेम प्राइस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सेल करने के लिए तैयार हो जाएगी, सेल करने के लिए रेडी हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट टेक्नोलॉजी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी की। तो टेक्नोलॉजी हम देखें तो अगर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो जाते हैं, पहले से टेक्नोलॉजी सुपीरियर हो जाए, जो टेक्नोलॉजी पर मशीनें काम कर रही हैं वो टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए, तो जाहिर है जहाँ मशीन 1 घंटे में 50 पैकेट्स पैक कर रही थी अब मशीन कितने 70 पैकेट्स पैक करेगी, तो जाहिर प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा। तो जब टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होते हैं तो उस कंडीशन में जो सप्लाई है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब टेक्निक बढ़ती है तो उस कंडीशन क्या होता है, कॉस्ट कम होती है, ये भी एक फैक्टर है यहाँ पर। और कॉस्ट कम होती है, मैंने अभी आपको बताया, जो फैक्टर्स प्रोडक्शन उनका यूज़ ज़्यादा हो सकता है, उनका यूज़ ज़्यादा होगा तो यहाँ पर सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। अब फ्यूचर में प्राइस क्या है आशा कर रहे हैं सप्लायर, पर्टिकुलर जैसे कि हम एक्स की बात करें, फ्यूचर में इसकी प्राइस जो है, फ्यूचर प्राइस FP, फ्यूचर प्राइस इसके घटने की आशा है। तो एट प्रेजेंट में जो प्राइस है उस एक्स की, उसी प्राइस पर मार्केट में जो सप्लाई है उस कमोडिटी की वो इंक्रीज कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर फ्यूचर में प्राइस घटने की संभावना है तो सभी सेलर सोचते हैं कि आज हमने इसको नहीं सेल किया या बेचने के लिए नहीं निकाला तो फ्यूचर में हम यहाँ पर लॉस होगा। और जस्ट इनवर्स, अगर फ्यूचर की प्राइस इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है तो एट प्रेजेंट में उस कमोडिटी की प्राइस के कांस्टेंट रहते हुए जो सप्लाई है वो मार्केट में डाउन हो जाएगी। यानी जो सप्लायर है मार्केट में उस कमोडिटी की प्राइस के बढ़ने की वेट करते हैं, प्राइस बढ़ने की आशा में उसका वेट करते हैं और मार्केट में कम सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इफ द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू राइज इन द नियर फ्यूचर, currently supply of the commodity will reduce. On the other hand, if fall in the price expected, current supply will increase.
नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है वो भी यहाँ पर डिपेंड करता है। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टैक्सेशन एंड सब्सिडी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट अफेक्ट्स मार्केट सप्लाई ऑफ कमोडिटी। इंक्रीज इन द टैक्स, अगर मार्केट में जो टैक्सेस हैं वो इंक्रीज हो जाए, जैसे कि यूनिट टैक्स बढ़ गया है, तो उस कंडीशन क्या होगा, फर्म के लिए कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो फर्म की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी पर मार्केट में जो फर्म है, जो गवर्नमेंट है, वो सब्सिडी दे रही है, तो उस कंडीशन में फर्म के लिए जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। जब कॉस्ट कम होती है, सप्लाई अपने आप यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। हम विशेष परिस्थितियों की बात करें, हम अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें, ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी में फेस्टिवल सीजन्स आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, या फिर अलग प्रकार के फंक्शंस होते हैं, जैसे कि दिवाली हो गया है, होली हो गया है। तो उस कंडीशन में होली में कलर्स है, उनकी डिमांड, जो गुलाल है उनकी डिमांड बढ़ती है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, बढ़ने की संभावना में क्या करते हैं, जो भी सप्लायर हो जाता है मार्केट में सेल करते हैं। स्कूल जब खुलते हैं तो मार्केट में बैग हैं, स्कूल बॉटल्स हैं, शूज़ हैं, सॉक्स हैं, बुक्स हैं, पेंसिल, इरेजर, टिफिन बॉक्स, वाटर बॉटल, इन सब की सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो जाती है। रेनी सीजन है तो रेन कोट है, अम्ब्रेला है, इनकी सप्लाई बढ़ जाती है। दिवाली का टाइम है तो जो कलर पेंट है उनकी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है। तो जनरली हम यही देखने को मिलता है, जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, वहाँ पर सप्लाई उसकी अफेक्ट होती है। ठीक, क्यों करते हैं, क्योंकि सप्लायर जो होते हैं मार्केट में बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई को भी यहाँ पर वो इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ इनपुट। जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर किस प्रकार के इनपुट यूज़ कर रहा है, उनकी क्वालिटी कैसी है। हम अगर हाइब्रिड सीड्स की यूज़ करें या हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है उनका यूज़ कर रहे हैं, तो उसका कंडीशन क्या होगा, सप्लाई भी इंक्रीज होगी, जो प्रोडक्शन होगा वो बढ़ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर, सम टाइम इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ इनपुट रिजल्ट्स इन हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, यूज़ ऑफ हाइब्रिड सीड्स। अगर हम अच्छे सीड्स यूज़ करेंगे, जो किसान है वो हाइब्रिड सीड यूज़ करेगा, तो उस कंडीशन क्या होगा, उसका जो प्रोडक्शन होगा वो भी बढ़ेगा, कितने गुना बढ़ जाएगा, और उस कंडीशन में और जो सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। मार्केट में जो प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन को मार्केट तक या मंडी तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। रेलवे ट्रैक हैं, सड़कें हैं, रोड हैं, वेल डेवलप्ड रोड नेटवर्क है, वेल डेवलप्ड रेल नेटवर्क है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो प्रोडक्शन एरियाज़ हैं, उन प्रोडक्शन एरियाज से, उन फर्मों से, उन इंडस्ट्रीज से जो माल बन रहा है, उस प्रोड्यूस गुड्स को मार्केट तक पहुंचाने में इजी रहता है, सप्लाई भी यहाँ पर बढ़ जाती है। और जहाँ पर ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं मिलते हैं, सप्लाई नहीं बढ़ पाती। ठीक है, तो ये भी इसको अफेक्ट करता है। फिर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी उसको अफेक्ट करता है। अलग अलग मंडियों में अलग अलग भाव होते हैं, तो पर्टिकुलर किसी सिटी में अलग भाव होंगे, दूसरी सिटी में कोई अलग प्राइजेस होगी। तो अगर कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है तो उस जो प्राइस चल रही है, जो भाव मार्केट में चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो फार्मर हैं और प्रोड्यूसर है वो भाव का पता करके अपने माल को रोक देते हैं। ठीक है, या तो सप्लाई नहीं करते या फिर मार्केट एकदम सप्लाई करने के लिए वो आ जाते हैं। तो क्या यहाँ पर, तो एडिक्वेट सप्लाई ऑफ कमोडिटीज इज मेंशन्ड इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एंड डेवलप्ड सिक्योरिटी ऑफ स्कैरसिटी ऑफ गुड्स विल बी एक्सप्लेन्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट। हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि एडिक्वेट सप्लाई ऑफ कमोडिटीज इज मेंशन्ड इन द means of transportation and communication and developed scarcity of goods will be experienced in the domestic market. If means of transportation and communication are not properly developed, अगर ये अच्छे से डेवलप नहीं होंगे तो उस कंडीशन में जो सप्लाई है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये सभी जो फैक्टर्स थे वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कमोडिटी की प्राइस है, रिलेटेड गुड्स की प्राइस है, फ्यूचर प्राइजेज हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी प्राइजेज हैं, है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है वो हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब है। पर इन सब में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन सभी फैक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर प्राइस को लें। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर कि प्राइस एंड सप्लाई इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यानी जब मार्केट में प्राइस इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में सप्लाई जो है वो भी
बढ़ जाती है। ये कब होगा? अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर कौन से? प्राइस के अलावा उस कमोडिटी की, एक्स कमोडिटी की प्राइस के अलावा उसकी जो रिलेटेड गुड्स हैं, चाहे वो सब्सिट्यूट गुड हो या कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो, उनकी प्राइस कांस्टेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फ्यूचर प्राइस बढ़ने या घटने की आशा नहीं होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस वो कांस्टेंट होनी चाहिए। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। लेबर की जो वेजेस हैं वो सब कांस्टेंट होनी चाहिए। फर्म जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये सभी अगर कांस्टेंट रहते हैं, उस कंडीशन कह सकते हैं कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, इसको हम देखते हैं, समझते हैं क्या है ये। तो इट स्टेट्स दैट other things being constant, there is a positive relationship between price of a commodity and its quantity supplied. Thus, more is supplied at higher price and less is supplied at lower price. अभी हमने यहाँ पर देखा. In the other words, there is a positive relationship between price of commodity and its quantity supply. ठीक है, दोनों में कैसा रिलेशनशिप होगा? यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। तो ये डायग्राम आपके सामने है, रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जब प्राइस जो है वो OP है, उस कंडीशन में सप्लाई OQ है। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस बढ़कर OP1 हो जाती है, उस कंडीशन में, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए थोड़ा सा। ठीक है, तो देख रहे हैं जब प्राइस इंक्रीज हुई है, OP1 हो गई, तो उस कंडीशन में जो क्वांटिटी सप्लाई वो भी इंक्रीज हो गई है। जस्ट इनवर्स, प्राइस जब डिक्रीज हो गई है, OP2 हो गई है, तो उस कंडीशन में जो सप्लाई है वो भी OQ2 हो गई है। तो जब प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, प्राइस जब डिक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है। तो उस कंडीशन में देख रहे हैं यहाँ पर जो कर्व होगा वो हमें पॉजिटिव वे में दिखेगा। ये आप देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ बन रहा है। देख रहे हैं ना आप, जो कर्व है वो लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ऊपर की ओर वो बढ़ता हुआ है। तो ये इसमें कैसा रिलेशनशिप है? दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक, तो जब कभी हम लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, तो उसके लिए जो सप्लाई कर्व बनेगा हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप वाला बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं, अभी हमने देखा, समझा है कि जब हम अदर फैक्टर्स यानी प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर्स उन सबको कांस्टेंट मान लें, तो उस कंडीशन में प्राइस और उस कमोडिटी की सप्लाई दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप ही हमेशा होगा। ओके, तो अब इसके एजम्पशंस कौन कौन सी है? एजम्पशंस क्या है? प्राइस के अलावा जो भी अदर फैक्टर्स हैं उन सबको कांस्टेंट माना है। प्राइस के अलावा जो भी अदर फैक्टर्स हैं, जैसे कि क्या बताया इसमें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनको हमने क्या मान लिया? कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर टेक्निक को वो भी कांस्टेंट मान लिया, उसमें कोई चेंज नहीं मान रहे। फिर उसके बाद हम ये मान रहे हैं कि मार्केट में जो टेस्ट है किनका, बायर्स का या सेलर्स का, वो टेस्ट चेंज नहीं होता, प्रेफरेंस चेंज नहीं होता है। जो बायर्स हैं वो उसी सेम टेस्ट की डिमांड कर रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। और हम ये भी मानते हैं कि जो भी गुड्स हैं वो डिविजिबल है, मतलब उसको पार्ट्स में सेल कर सक रहे हैं। जैसे इससे सप्लाई बढ़ रही है वैसे उसको 1 kg, 2 kg, 3 kg, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट में उसको सप्लाई कर सक रहे हैं। फिर प्राइस रिलेटेड गुड्स वो कांस्टेंट माना, क्योंकि प्राइस के अलावा जो भी अदर फैक्टर सबको कांस्टेंट मान रखा है। उसके बाद नो चेंज इन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग टैक्सेशन एंड सब्सिडी, मतलब गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन और सब्सिडी से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं वो सभी पॉलिसीज़ कांस्टेंट है। ना तो कोई टैक्स बढ़ रहे हैं, ना घट रहे हैं, ना गवर्नमेंट किसी प्रकार की सब्सिडी दे रही है। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद कंडीशंस रिगार्डिंग वेदर एंड क्लाइमेट शुड रिमेन द सेम फॉर सप्लाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें तो जो क्लाइमेटिकल जो कंडीशंस हैं, क्लाइमेट जो कंडीशन है वो कांस्टेंट है। जैसे कि नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर वही रहना चाहिए। नॉर्मल जो बारिश होती है, बारिश वही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बारिश ज़्यादा हो जाए, बारिश कम हो जाए, तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, उनकी सप्लाई यहाँ पर अफेक्ट होती है। फिर सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कैन ओनली बी चेंज आफ्टर टाइम लैग इन कंपेरिजन टू द प्राइस। हम ये मानते हैं कि हमेशा जो सप्लाई है वो पर्टिकुलर एक समय के बाद ही, किसकी सप्लाई? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की। जैसे कि हम अभी की बात कर दें, सर्दियां हैं तो इस समय भारत में यहाँ पर गेहूं बोया जाता है, उत्तर भारत में, है ना, नॉर्थ इंडिया में। तो उस कंडीशन में जब वीट को हम बो रहे हैं तो उसकी प्राइस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसा तो है नहीं कि आज बीज बोया और अगले सप्ताह मार्केट में फसल आ जाएगी, काट के उसको बेचो,
ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसके लिए पर्टिकुलर टाइम लगता है, 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने जो भी लगेंगे, उसके बाद इस सप्लाई को बढ़ाया जा सकेगा। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सप्लाई को पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के बाद ही बढ़ाया जा सकता है, उसको एकदम से बड़ी डिमांड के अकॉर्डिंग कभी भी सप्लाई को भी इंक्रीज नहीं किया जा सकता है, कभी हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके एजम्पशंस, जो मान्यता हमने मानी है, प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर्स हैं उन सबको हमने कांस्टेंट माना है। अब बात करते हैं हम एक्सेप्शंस की, मतलब अपवाद की। कुछ अपवाद होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बताता है कि हमेशा प्राइस बढ़ने पर किसी कमोडिटी की सप्लाई नहीं बढ़ती है। कुछ अपवाद है, एक्सेप्शंस है, वो कौन कौन से वो हम यहाँ पर देखते हैं। वीडियो समझ में तो आ रहा है ना? आ जाए तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें ताकि सबका इसका फ़ायदा मिले, सबको इसका बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है, तो फर्स्ट है इसका, द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई स्ट्रिक्टली टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर समझा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी सप्लाई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो उन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सप्लाई को एकदम से प्राइस के साथ चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स हैविंग social distinction will remain limited even if their price tends to rise। जैसे कि हम डायमंड की बात करें, पर्टिकुलर किसी डायमंड की प्राइस लगातार मार्केट में बढ़ती जा रही है, तो उसकी सप्लाई भी क्या बढ़ जाएगी क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डायमंड तो बहुत रेयर है, वो रेयर है इसीलिए तो उसकी जो प्राइस है मार्केट बहुत ज़्यादा है। तो उसकी प्राइस अगर बहुत ज़्यादा वो बढ़ती जाती है, ऐसा नहीं ज़्यादा ज़्यादा डायमंड मार्केट बेचने के लिए जाए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लिमिटेड है। तो सोशल डिस्टिंक्शन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी सप्लाई जो होती है कांस्टेंट होती है, जनरली उनका प्रोडक्शन कांस्टेंट होता है। ठीक है, लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, तो प्राइस के अकॉर्डिंग मार्केट में उनकी सप्लाई रिएक्शन नहीं करती है। नेक्स्ट, सेलर में बी विलिंग टू सेल मोर यूनिट्स ऑफ अ पेरिशेबल कमोडिटी एट द लोअर प्राइस। पेरिशेबल क्या होते हैं? नाशवान वस्तुएं, जैसे सब्जियां हो गई, फल फ्रूट्स हो गए, दूध हो गया, ये क्या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो क्या होते हैं, एक्सपेल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो ऐसी कमोडिटीज की प्राइस के अकॉर्डिंग सप्लाई रिएक्ट नहीं करती। जब जैसे फ्रूट्स सड़ने वाले हो, एप्पल सड़ने वाले हो, तो उस कंडीशन में एप्पल 100 रुपीज़ के के बजाय 50 रुपीज़ के आपको मिलेंगे, सप्लाई और बढ़ जाती है। जितना भी माल पड़ा होता है सब बेचने के लिए तैयार हो जाता है, बेचो, खत्म करो, नहीं तो नुकसान होगा, वो ये सोचता है। सब्जियों में यही है कि भाई जो सब्जी कल 30 रुपीज़ पर केजी बिक रही थी, आज वो 25 या 20 रुपीज़ बिकेगी, कल वो 10 रुपये किलो बिकेगी। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसको नहीं बेचा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो सप्लाई सोचते हैं कि बिल्कुल खत्म हो जाए, इससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट लें। तो उस कंडीशन में क्या है, जो भी पेरिशेबल गुड्स हैं उन गुड्स की, उन कमोडिटीज़ की प्राइस के अकॉर्डिंग सप्लाई कभी भी रिएक्शन नहीं करती है। ओके, अब हम बात करते हैं रीजन फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। ये लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई क्यों होता है वो भी हम यहाँ पर देख ही लेते हैं, इसके अप्लाई होने के कारण क्या है, क्यों अप्लाई होता है। तो फर्स्ट है, एट हायर प्राइस फर्म्स सेल मोर और ट्राई टू सेल मोर। ज़्यादा सेल करते हैं या फिर ज़्यादा वो बेचने की कोशिश करते हैं इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि मार्केट में जब प्राइस बढ़ती है तो जो सप्लायर होते हैं वो अपने गोडाउन में जो माल पड़ा होता है ज़्यादा बेचने के तैयार हो जाते हैं, यानी वो सोचते हैं अभी बेचो, प्रॉफिट हो रहा है, अगर अभी हमने अपने गोडाउन रख लिया नुकसान होगा, बाद में प्राइस वापस कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में बढ़ी हुई प्राइस से ज़्यादा सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट, एट हायर प्राइजेस न्यू फर्म्स इंटर द मार्केट फॉर मेकिंग प्रोडक्शन। जब प्राइजेस बहुत ज़्यादा होती हैं तो दूसरी जो फर्में होती हैं वो सोचती हैं कि यार पर्टिकुलर जैसे कि एक्स की प्राइस लगातार बढ़ रही है, तो फर्में सोचती है, जो नए प्रोड्यूसर है, नए फर्में हैं, वो सोचती है क्यों ना हम एक्स का ही प्रोडक्शन करें। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइस मार्केट लगातार बढ़ती जा रही है, इसको हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो बढ़ी हुई प्राइस पर भी सप्लाई इस कारण से बढ़ जाती है, क्योंकि नए नए फर्म मार्केट में ऐड होती रहती है, टोटल सप्लाई वो भी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद, इन द लॉन्ग रन सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, दिस मेक्स इट ईजियर टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ दिस पर्टिकुलर कमोडिटी। हम लॉन्ग रन की बात करें, जब कोई फर्म मार्केट में एंटर करती है तो उसको बहुत सारी हर्डल्स उसके सामने होती है, बहुत सारी दिक्कतें आती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत महंगे मिलते हैं, जो भी माल मिलता है वो महंगा मिलता है, रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं मिल पाता है। पर जब लॉन्ग रन की बात करते हैं तो फर्म को एक्सपीरियंस होने लग जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो ईजी में मिलने लग जाते हैं, उनकी कॉस्ट जो होती है वो कम होने लग जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में फर्म के लिए कॉस्ट कम होती है तो वो सप्लाई ज़्यादा कर पाती है। ठीक है, ये जब हम 6 और 7 चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको अच्छा समझ में आ पाएगा, प्रोड्यूसर का व्यू पॉइंट है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण लॉ ऑफ सप्लाई जो वो अप्लाई होता है।
ठीक है। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉ ऑफ सप्लाई, इसके बारे में डिटेल में समझा है। तो आशा है आपको सभी जो टॉपिक आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं वो अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो लाइक जरूर करें, नहीं समझ में आए तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। और मैंने आपको बताया है कि अदर जो वीडियो हैं या जो चैप्टर्स हैं उन वीडियोस चैप्टर्स की जो प्लेलिस्ट है उनकी जो लिंक है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर उन वीडियोस के लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को भी जरूर देखें। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर आगे हम समझेंगे इसका जो लास्ट पार्ट है, चेंज इन सप्लाई एंड चेंजिंग क्वांटिटी सप्लाई, ये दोनों क्या है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, उस चैप्टर को फिनिश करेंगे। और उसके बाद हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, सॉरी माइक्रो यहीं यहाँ स्टॉप करेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेशनल इनकम जो चैप्टर चैप्टर नंबर 13 उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी, बाय बाय।